एक समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर मंगलपुर गांव हुआ करता था। मंगलपुर गांव में अभय की दादी रहा करती थी, जहां वो छुट्टी मनाने आया करता था। इस बार वह छुट्टी मनाने आया था। देखो दादी, मैं आ गया हूँ कितने दिनों के बाद। आज आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी प्यारी दादी। मेरा राजा बेटा आ गया, आजा मेरे पास बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। ऐसे ही बातें करते करते रात हो जाती है। अभय और दादी खूब सारी बातें करते हैं, एक दूसरे का हाल जानते हैं और बहुत खुश होते हैं। चल बेटा, रात होने वाली है, घर के दरवाजे और खिड़की बंद कर ले। और हाँ, एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना, यदि रात को बाहर से कुछ भी आवाज आए तो खिड़की या दरवाजा मत खोलना। पर दादी, ऐसा क्यों? कुछ नहीं बेटा, बस जानवरों का खतरा होता है ना, इसलिए। इससे पहले अभय कुछ और पूछता, दादी किचन में चली गई। पर अभय को कुछ तो अजीब लगा, क्योंकि इससे पहले भी अभय दादी के पास आया था, पर कोई ऐसी परेशानी नहीं होती थी। पर इन सब बातों को भूलकर अभय सोने चला जाता है और सुबह आगे की बातें करने का मन बनाता है, और दादी ऊपर वाले कमरे में सोने चली जाती है। अभय रात को सो ही रहा होता है, तभी अचानक अभय को बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई पड़ती है। अभय उस आवाज को सुनकर चौंकते हुए उठता है। अरे, ये कैसी आवाज है, बहुत ही डरावनी सी। अभय खिड़की खोलने जाता ही है कि उसे दादी की बात याद आ जाती है और वह चुपचाप वापस सो जाता है। अगले दिन सुबह होती है। दादी, रात को बाहर से बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज आ रही थी। बेटा, तूने खिड़की तो नहीं खोली थी ना? नहीं दादी, मैंने खिड़की नहीं खोली थी। अच्छा किया बेटा, चल अब इन बातों में मत पड़, नहा धो के खाना खा ले। अभय दिन भर उसी बात को सोचता रहता है कि वो रात को आवाज कैसी थी और किसकी थी। अभय रात की बात सोचता हुआ गांव में घूम रहा होता है, तभी वह सुनता है, तुझे पता है ना रात को क्या हुआ? वो सुरेश की बच्ची को वही राक्षस उठाकर ले गया। हाँ, मैंने भी सुना, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। वहीं बगल में खड़ा अभय उनकी सारी बातें सुन रहा था। अभय घर आ जाता है। आज तो पता लगाकर रहूंगा कि रात को किस चीज की आवाज आती है और ये गांव वाले किसकी बात कर रहे हैं। इतने में ही वहां दादी आ जाती है। दादी, ये गांव वाले किस राक्षस की बात कर रहे हैं? दादी घबराते हुए पूछती है। कुछ नहीं बेटा, तू उन लोगों की बात पर ध्यान मत दे। किसी भी तरह दादी ने अभय की बात को टाल दिया। रात हुई, उसको फिर वही आवाज सुनाई देती है। फिर अभय उठकर बैठ जाता है। आज तो मैं देखता हूँ ये किसकी आवाज है, पर दादी ने मना किया था कि रात को खिड़की मत खोलना। जो होगा देखा जाएगा, मैं तो खिड़की खोलकर देखता हूँ। अभय खिड़की खोल देता है। सामने वह देखता है कि एक सरकटा व्यक्ति जा रहा है और वो किसी व्यक्ति को घसीटता हुआ ले जा रहा है, और वो व्यक्ति शायद बेहोशी की हालत में लग रहा होता है। वो ये देखकर बहुत घबरा जाता है और खिड़की बंद कर देता है। सुबह वो दादी से रात की बात के बारे में कोई जिक्र नहीं करता। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं दादी, बस ऐसे ही बैठा हूँ। अभय आज भी पूरा दिन उसी बारे में सोचता रहता है। वो रात को कौन था इतना डरावना, और लोग उसकी बातें करने से क्यों कतराते हैं? अभय ने फैसला किया कि वो इसका राज जरूर खोलेगा, लोगों तक सच जरूर पहुंचाएगा। इसलिए उसने राक्षस के पीछे जाने का फैसला किया। अभय ने आज रात जागने का मन बना रखा था और उस राक्षस के पीछे जाने का इरादा किया था। रात हो जाती है और अभय उसी राक्षस के इंतजार में जागा रहता है। काफी रात हो गई। अभय उस राक्षस का इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते अभय की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सोते सोते अभय को अचानक वो आवाज सुनाई। जैसे ही अभय ने वो आवाज सुनी, अभय की तुरंत आंख खुल गई। उसने धीरे से खिड़की के गेट खोले। उसने देखा कि वही राक्षस कल की तरह किसी को बेहोशी की हालत में ले जा रहा था। जैसे ही राक्षस थोड़ा आगे निकला, अभय ने राक्षस का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते करते अभय जंगल में चला गया। अभय ने राक्षस को भनक तक नहीं लगने दी। सामने उसने देखा कि एक अघोरी तांत्रिक पूजा कर रहा है और वो राक्षस तांत्रिक के पास उस बेहोश व्यक्ति को लिटा देता है। शाबाश मेरे जिन, तूने आज फिर एक बलि लाकर मेरा मन खुश कर दिया। दूर खड़ा अभय तांत्रिक की सारी बातें सुन रहा था। बस कुछ बलि और, फिर मेरे पास ऐसी दिव्य शक्ति आ जाएगी कि मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। फिर तांत्रिक छुरा उठाता है और उस बेहोश व्यक्ति की गर्दन पर वार करता है।
अग्नि में उसकी बलि दे देता है। अभय यह सब देखकर इतना डर जाता है कि जैसे तैसे करके वह वहां से घर पहुंचता है और घर में आ जाता है। सुबह तक उसे नींद नहीं आती। सुबह होती है और वो रात की सारी बातें गांव वालों को बताता है। गांव वाले ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर सब लोग फैसला करते हैं कि उस तांत्रिक से हमें निपटना होगा, नहीं तो ऐसे ही लोगों की बलि चढ़ती रहेगी। फिर गांव वाले मिलकर गांव के पास वाले बाबा पुसना के पास जाते हैं। और उन्हें सारी बात बताते हैं। पुसना बाबा उनकी सारी बात सुनते हैं। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात मैं उस तांत्रिक के पास जाऊंगा और उसे सबक सिखाऊंगा, लेकिन आप सब वहां नहीं आ सकते, क्योंकि अगर किसी को नुकसान हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रात होती है और सब लोग बाबा की कही बातें अनुसार गांव में ही अपने घरों में रहते हैं। सुबह होती है तो पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है कि गांव के 4 लोग एक साथ गायब हो गए हैं रात में। पूरा गांव परेशान हो जाता है कि यह कैसे हुआ। सब लोग मिलकर जाते हैं वहीं बाबा के पास, पर वह वहां नहीं मिलते। सब लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उस तांत्रिक ने बाबा को मार दिया होगा। अगले दिन सब लोग एक और साधु बाबा सुंदरलाल के पास जाते हैं और उन्हें भी सारी बात बताते हैं। साधु बाबा उनकी बात सुनकर उन्हें उपाय बताते हैं। रात को हम सब वहां जाएंगे और उस तांत्रिक का नाश करेंगे, परंतु एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना, जैसे ही उस तांत्रिक का खात्मा होगा उसके बाद कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसकी जान भी जा सकती है। रात को सभी गांव वाले साधु बाबा के साथ वहीं जाते हैं। सब लोग वहां का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि जिस पुसना बाबा के पास वो पहले गए थे वो बाबा उस तांत्रिक का मित्र था। वो दोनों मिलकर इस गांव के लोगों को गायब कर रहे थे और उनकी बलि दे रहे थे। फिर साधु बाबा ने उन लोगों को सबक सिखाया और उन्हें वहीं मार गिराया। जाते वक्त गांव वाले देखते हैं कि हरिया वहां नहीं है। सब लोग उससे ढूंढते हैं। हरिया वहीं कुछ दूर नीचे पड़ा हुआ मिलता है। बाबा के मना करने के बाद भी वो पीछे मुड़कर देख लेता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सारे गांव वाले मिलकर उसकी एक मूर्ति बनवाते हैं। उसके बाद सारा मंगलपुर गांव सुखी हो जाता है।